नमस्कार, भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपसे वीडियो साझा करने जा रही हूँ वह है वर्ण विक्षेप। इसके आगे बढ़ने से पहले हमें इसका अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विक्षेप का अर्थ होता है अलग करना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते और वर्णों को जोड़ने से ही शब्द बनता है। तो वर्ण विक्षेप में हम उनको अलग अलग करके लिखते हैं। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना, इसके ज्ञान से वर्तनी की गलतियों से बचा जा सकता है। सभी व्यंजनों में आ का स्वर होता है और स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम हलन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नल। नल, न में अ का स्वर मिला हुआ है, ल में भी अ का स्वर मिला हुआ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब हम इसको विक्षेप करेंगे और स्वर को अलग करके लिखेंगे और स्वर को, तो हम व्यंजन के नीचे हलन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हलन लगाने से पता चलता है कि वह व्यंजन अधूरा है। कलम, इसी तरीके से कलम को भी हमने अलग करके लिखा। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। सभी जब हमने स्वर और व्यंजनों को अलग किया तो व्यंजनों के नीचे हमने हलंत लगाया, क्योंकि वे व्यंजन स्वर रहित व्यंजन है। इसी तरीके से देखिए, बरगद, अजगर, भजन, सबको हमने अलग किया है स्वर और व्यंजनों को, और व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगाया है। बच्चों, वर्ण विक्षेप करते समय ये आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी हम स्वर को अलग लिखेंगे, विक्षेप करेंगे, तो व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगेगा। वर्ण विक्षेप में ध्यान रखने योग्य बातें: स्वर के टुकड़े नहीं होते। स्वर जब अपने मूल रूप में होता है तो उसका विक्षेप करते समय हम स्वर को इस प्रकार लिखेंगे। इमली, इमली देखिए अपने मूल रूप में है, तो स्वर के तो टुकड़े नहीं होते हैं, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। बाकी वर्ण में से हम स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। ई प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस ई। तो देखिए, ई तो हमने ऐसे ही लिखा, बाकी म और ल में से स्वर और व्यंजन को अलग लिखा है। आम, इसमें आ अपने मूल रूप में है। अजगर, इसमें अ मूल रूप में है, अ को ऐसे लिखेंगे, बाकी वर्णों का विक्षेप करेंगे। ओखली, ओखली में देखिए ओ अपने मूल रूप में है, बाकी वर्णों का हम विक्षेप करेंगे। दूसरी चीज़, जो अक्षर पहले से ही अधूरा है उसे हलंत लगाकर लिखते हैं। पुस्तक, प प्लस उ। स अधूरा है तो बच्चों स को हम पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि स स्वर रहित व्यंजन है। त प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसी तरीके से मक्खी, ध्यान, चिट्ठी, जो देखिए आधे अक्षर है, मैंने उन्हें रेड कलर से दर्शाया हुआ है और उन्हें हमने पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगाया है। इसमें विशेष क्या है, शब्द में जो आधा अक्षर होता है वह स्वर रहित होता है, इसलिए उसे विक्षेप करते समय बिना स्वर के लिखा जाता है और उसको हलंत लगाकर दर्शाया जाता है। ए और आई में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें कन्फ्यूजन होती है। ए में बेटा एक मात्रा लगती है अक्षर के ऊपर, आई में 2 मात्रा लगती है अक्षर के ऊपर, बस आपको यही ध्यान रखना है। केला, क प्लस ए, क पर एक मात्रा है तो इसलिए हम छोटी ए लिखेंगे। क प्लस ए प्लस ल प्लस आ। रेल, रेल में भी देखिए एक मात्रा है तो छोटी ए लिखेंगे। र प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इसी तरीके से बेलन, नेक, तिल, इनमें दोनों में एक मात्रा है तो छोटी ए का प्रयोग करेंगे, बाकी शब्दों का विक्षेप करेंगे। सैनिक, अब देखिए सैनिक, सै में स के ऊपर 2 मात्राएं लगी हैं, इसका मतलब यहाँ पर बड़ी ए का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पर बड़ी ए लिखेंगे। स प्लस ए प्लस न प्लस ई प्लस क प्लस अ। कैलाश,
क प्लस ऐ प्लस ल प्लस आ प्लस श प्लस अ। बच्चों, आपको बस ए और ऐ की मात्राओं का ध्यान रखना है। वैसे तो आप लोग विक्षेप कर ही लोगे। अब देखिए, कुछ मैंने वर्ण विक्षेप के उदाहरण लिखे हैं हर मात्रा से संबंधित। आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का विच्छेद हम कैसे करते हैं। हंस, ह प्लस अंग, अंग की बिंदी लगी हुई है ह के ऊपर, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे अंग, प्लस स प्लस अ। बाकी विच्छेद उसी प्रकार से होगा, बस अंग लिखेंगे हम अलग से और ह के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि इसमें अंग स्वर है। गाँव, ग प्लस आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे। ग पर देखिए बड़े आ की मात्रा है तो हम बड़ा आ लिखेंगे और चंद्र बिंदी लगाएंगे, प्लस व प्लस अ क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। चांद, च प्लस आ प्लस द प्लस अ। मंदिर, मंदिर, माँ पर देखिए आपको अंक की बिंदी दिख रही है ना, तो हम माँ का विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार को अलग लिखेंगे। माँ प्लस अंग प्लस द प्लस ई प्लस र प्लस अ। इसी तरीके से चंपा का विच्छेद हुआ है। च पर अंक की बिंदी है तो च के साथ में हम अनुस्वार को अलग करके लिखेंगे। अब देखिए, संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों का वर्ण विच्छेद। बेटा, जब संयुक्त व्यंजन किसी शब्द में आता है तो सबसे पहले हमें संयुक्त व्यंजन का विच्छेद करना आवश्यक है। आप लोगों को पता है ना, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, च त्र ज्ञ श्र। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वे भी 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो देखिए, कोई ऐसा शब्द आएगा संयुक्त व्यंजन वाला, जैसे श्रमिक, तो पहले हम श्रस, इसमें संयुक्त व्यंजन है तो हम उसका विच्छेद करेंगे। फिर श्र के पास में कोई मात्रा नहीं है, अ पहले से जुड़ा हुआ है, फिर अ लिखेंगे। तो श्र संयुक्त व्यंजन का विच्छेद कैसे होता है, श प्लस र, और श्र पर कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर तो सभी में होता है, तो प्लस अ प्लस म पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ई प्लस क प्लस अ। इस पे थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी होगी, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे तो मुझे पता है आप लोग कर पाओगे। ज्ञानी, अब देखिए पहले हम ज्ञ का विच्छेद करेंगे। ज्ञ का विच्छेद कैसे होता है, ज प्लस य प्लस आ, क्योंकि ज्ञा पर बड़े आ की मात्रा है, प्लस न प्लस ई। इसी तरीके से क्षेत्र, पहले छ का विच्छेद करेंगे। छ का विच्छेद कैसे होगा, क प्लस श प्लस ए, छोटी की मात्रा लगी है तो ए प्लस, फिर त्र का भी विच्छेद करेंगे, त प्लस र प्लस अ। आप लोगों को संयुक्त व्यंजन के विच्छेद का पता होना ज़रूरी है, तभी आप उनका वर्ण विच्छेद कर पाओगे। त्रिशूल, अब देखिए पहले हम त्र का विच्छेद करेंगे, यहाँ पर त प्लस र प्लस ई, छोटी की मात्रा लगी हुई है, फिर श प्लस ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, फिर ल प्लस अ। बच्चों, अगर आप संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों का वर्ण विच्छेद का अभ्यास करेंगे तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए, रेफ व पदेन के शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। पदेन, पदेन का मतलब क्या होता है, पद का मतलब पैर में, पद का मतलब क्या होता है, पैरों में। अगर र से पहले वाला अक्षर पूरी पाई यानी स्टैंडिंग लाइन वाला है, जैसे क म त ग व, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, तो उन अक्षर के नीचे हम पदेन का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आधे र की आवाज़ आती है और आधे र से पहले वाला अक्षर खड़ी पाई वाला है, खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं जिसमें सीधी रेखा होती है जिन व्यंजनों में, तो उस व्यंजन के नीचे हम टेढ़ी रेखा खींचते हैं। पहले वाला पदेन आप देखेंगे ब्रैकेट के बाद में तो आपको पता चलेगा, वो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे लगता है, तो र उस अक्षर के नीचे आड़ी रेखा के रूप में आता है। जैसे देखिए क्रम,
आधे र की आवाज़ कैसे आ रही है, आप खुद उच्चारण करके देखेंगे। क्रम, क्रम। तो क के बाद र की आवाज़ आ रही है, तो हम क के नीचे हलंत लगाएंगे, क के नीचे हम पदेन हलंत लगाएंगे और फिर उसका विक्षेप करेंगे र प्लस अ प्लस म प्लस अ, क्योंकि क के बाद में र का उच्चारण हो रहा है और उसके साथ हम स्वर भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क के बाद हम पदेन, ये र जो है ये पदेन का रूप है। आप देखिए जब हमने क्रम लिखा हुआ है तो क के नीचे पदेन लगाया हुआ है, क्योंकि क के बाद में र की आवाज़ आ रही है। जो र मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है ये पदेन की आवाज़ है, आधे र की आवाज़ आ रही है। प्लस अ प्लस म प्लस अ, और क और र दोनों के नीचे आप हलंत लगाएंगे क्योंकि इस समय ये दोनों ही आधे अक्षर हैं। फिर अ, अब देखिए प्रश्न, इसी तरीके से प प्लस र प्रश्न, प के बाद में आधे र की आवाज़ आ रही है। अ प्लस श प्लस न प्लस अ, श इधर पूरा लिखा है क्योंकि प्रश्न में श अधूरा है। अब देखिए ये उल्टा वी वाला पदेन, ये उल्टा वी वाला पदेन बच्चों गोलाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग होता है। गोलाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, ट और ड। ध्वनि इसकी भी र की इन्हीं व्यंजनों के बाद सुनाई देती है पदेन में, लेकिन इनके नीचे उल्टा वी वाले पदेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पदेन में र की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, तो जब हम विक्षेप करते हैं तो व्यंजन के बाद में र का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में स्वर। अब देखिए जैसे ट्रक, ट्रक, तो ट के बाद में र की आवाज़ आ रही है तो ट के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर र के नीचे भी हम हलंत लगाएंगे, फिर अ प्लस क प्लस अ। ड्रम, ड के बाद में र की आवाज़ आ रही है, ड प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। पदेन में र की जो ध्वनि होती है व्यंजन के बाद में सुनाई देती है, तो उस व्यंजन के नीचे हम पदेन लगाते हैं, उसके पैरों में लगाते हैं। अब आती है रेफ की बारी, देखिए रेफ, रेफ में भी आधे र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब शब्द में आधे र की ध्वनि आती है तो वह उसके बाद वाले अक्षर पर रेफ के रूप में अ के अक्षर के ऊपर लगता है। बेटा जिस अक्षर से पहले र की ध्वनि आती है उस अक्षर के ऊपर हम रेफ लगाते हैं, अक्षर के ऊपर। रेफ का देखिए यह चिन्ह होता है, ये अक्षर के ऊपर लगता है। पदेन में अक्षर के बाद में र की ध्वनि आती है, उस अक्षर के नीचे पदेन लगता है। रेफ में अक्षर से पहले र की आवाज़ आती है, उस अक्षर के ऊपर हम रेफ लगाते हैं। अब देखिए आप लोग खुद उच्चारण करके देखेंगे, कर्म, म से पहले र की ध्वनि आ रही है तो पहले तो हम क का विक्षेप करेंगे, क प्लस अ, फिर र लिखेंगे क्योंकि म से पहले र की ध्वनि आ रही है, तो र प्लस म प्लस अ। गर्मी, म से पहले र की ध्वनि आ रही है तो ग प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस ई। माँ पर ई की मात्रा है तो साथ में हम स्वर भी अलग करना है हमें, ये भूलिएगा मत। पर्वत, अब देखिए व से पहले यहाँ पर र की ध्वनि आ रही है तो प प्लस अ फिर र, फिर प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ। शर्म, आप लोग खुद ही उच्चारण करके देखिए, आप लोग को पता चलेगा किसके पहले र की आवाज़ आ रही है। श प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, म से पहले र की ध्वनि आ रही है। एक बार हम फिर देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसी शब्द के बीच में या अंत में ही आता है। यदि अंत में अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण आधे माँ के जैसा होगा। अनुस्वार का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, जैसे देखिए पंकज, प प्लस अ प्लस
पहले मैंने आपको बताया था आप अंग करके लिखोगे। आप अनुस्वार को दोनों तरह से लिख सकते हो। प में से हमने स्वर अलग किया फिर साथ में हमने अंग की मात्रा लगाई है अलग से। आप इस तरह भी लिख सकते हो और जैसे मैंने आपको पहले बताया था आप उस तरह भी लिख सकते हो। अनुस्वार हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के शुरुआत में आता है अक्षर के ऊपर, ठीक है। आप या तो सीधे अंग लिख सकते हो या आप शब्द में से स्वर अलग करो फिर अंग की बिंदी लगाओ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों रूप सही है। तो हमने अब इसमें स्वर अलग किया है और मात्रा अलग करके दिखाई है आपको। प प्लस अ प्लस मात्रा अंग की, फिर क प्लस अ प्लस ज प्लस अ। संचय देखिए इसी तरीके से स में से हमने स्वर अलग किया फिर अंग की मात्रा लगाई है। च प्लस अ प्लस य प्लस अ। इसी तरीके से इधर देखिए हिंदी, हिंदी पर छोटी की मात्रा लगी है। ह प्लस ई प्लस मात्रा अंग की, फिर प्लस द प्लस ई। ऊपर मैंने आपको बताया था अनुस्वार में आप उस तरह से भी लिख सकते हो कि आप अंग लिख रहे हो, शब्द को अलग करते हो और ऐसे भी सही है। अनुनासिक, इसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। व्यंजन के बाद हम अनुनासिक को ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा व्यंजन में हम जिस स्वर का मिलान होगा उस स्वर के ऊपर हम अनुनासिक का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरह से इसमें दर्शाया है। इसी तरीके से आप अंग अनुस्वार को भी लिख सकते हैं दोनों तरह से। अब देखिए बांसुरी, ब प्लस आ और चंद्रबिंदी लगाइए, स प्लस उ प्लस र प्लस ई। फिर ब प्लस आ, इसमें से हमने स्वर अलग कर दिया, फिर मात्रा लगाई है चंद्रबिंदी की, फिर स प्लस उ प्लस र प्लस ई। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो, दोनों ठीक है। मूंछ, इसी तरीके से देखिए म प्लस ऊ लिखा, फिर ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी क्योंकि ऊ की मात्रा लगी है, फिर छ प्लस अ। या म प्लस ऊ हमने स्वर अलग किया, फिर चंद्रबिंदी की मात्रा लगाई, फिर छ प्लस अ। इसी तरीके से हमने दांत और सांस में भी बताया है। तो बच्चों दोनों तरह से सही है अनुस्वार अनुनासिक, आप दोनों तरह से लिख सकते हो। अब देखिए वर्ण विच्छेद के मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा वर्ण विच्छेद का, और अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओढ़नी, प्रौढ़, कांच, उपहार, किरण, हंस, गांव, रूप, ऋतु, पढ़ाई, रक्षा, ज्ञानी, चक्रधर, आविष्कार, कृतज्ञ, श्रमिक, मौका। अगर बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी, फिर आपकी वर्ण विच्छेद करने में कभी भी गलती नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कुछ कमेंट करना हो तो आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।